नमस्कार साहित्य प्रेमियों, आप सुन रहे हैं माइलस्टोन एक्सप्रेशन। मैं हूँ वैष्णवी। आज लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्त्री की कहानी जो जिंदा तो है लेकिन रिश्ते के भीतर रेत में फंसी मछली की तरह तड़प रही है। कहानी का नाम है रेत की मछली, जिसको लिखा है कांता भारती जी ने। 1954 की बसंत पंचमी का दिन था। वे चुपचाप शॉल में अपने आप को लपेटे धूप में एक आराम कुर्सी पर बैठे थे। सामने दूसरी कुर्सी पर श्रीमती आनंद के बच्चे को साथ लिए मैं अचानक वहां आकर ठिठक गई। मैंने देखा कि उन्होंने बार बार झुकती हुई आंखें उठाकर मुझे देखा। स्निग्ध आवाज में बोले, बैठिए। एक क्षण के लिए मैं कुछ निश्चय न कर पाई। श्रीमती आनंद ने कहा, अरे शोभन, मैं तो भूल गई। लो, मैं परिचय करा दूं। ये है कुंतल और कुंतल ये है शोभन। मेरी आंखें जाने क्यों झुक गई थी। संकोच से कंपित मेरे हाथ जुड़ गए। शोभन ने प्रति नमस्कार किया था। जितनी देर बैठी ऐसा लगा जैसे आसपास कोई गंध से उठ रही है, जैसे कहीं पानी बरस गया हो और भीगी हुई मिट्टी से सुगंध आ रही हो। सुनहली धूप छेड़ जा रही थी। अधिक देर वहां बैठ न रह पाई। जैसे तैसे उठकर आ गई थी। दूसरे कमरे में कांपते हुए मन में पुलक के साथ सुना था। श्रीमती आनंद पूछ रही थी, शोभन, तुम अब क्या सोचते हो? तुमने देख लिया ना कुंतल को? तुम्हारी माँ कल मिली थी और कह रही थी कि शोभन कब घर बसा ले तो जीवन सुखी हो जाए। अब तुम निर्णय करो शोभन। फिर उनका स्वर सुनाई पड़ा, मैंने आपसे कई बार कहा है कि मुझे आप जैसी कर्मठ स्वाभिमानी लड़की चाहिए। श्रीमती आनंद बात काटते हुए बोली, दुनिया में कहीं दो लोग एक जैसे हो सकते हैं? इसके बाद उन्होंने मेरे बारे में जाने कितने अच्छे संबोधन किए थे। उन्होंने शोभन से ये भी कहा था कि अगर वे राजी हो जाएं तो फिर श्रीमती आनंद मेरे पिताजी से बात करेंगे। बात शायद आगे और बढ़ती कि तभी आनंद साहब अपने कुछ साहित्यकार मित्रों के साथ आ गए। बातों का सिलसिला टूट गया था, लेकिन मेरी कल्पनाओं का सिलसिला जुड़ गया था। बाद में मैंने ध्यान दिया, उस दिन शोभन भी उस साहित्य मंडली से जल्दी ही मुक्त हो गए थे। बीए की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। ऊब को दूर करने के लिए आनंद साहब की पत्रिका के इस कार्यालय में काम करने लग गई थी। लेकिन उस दिन इस काम में भी मन न लगा। मन उखड़ जाता। मन तो अगले दिन भी नहीं लगा। सुनहली धूप में चादर लपेटकर बैठी आकृति द्वारा मंद स्वर में बोले जाते स्वर कानों के पास तितलियों की तरह उड़ने लगते। सवेरे से लेकर दोपहर तक मैं क्या कुछ नहीं कर पाई, ये मैं स्वयं नहीं जानती। एक छोटी सी पांडुलिपि का संशोधन करना था। पहले पृष्ठ के पहले पैराग्राफ से आगे बढ़ते ही लगता कि पढ़ा हुआ मैं भूल गई हूँ। पढ़े हुए को फिर दोहराना पड़ जाता। खिड़की की ओर से धूप का एक शरारती टुकड़ा धीरे धीरे मेरी मेज की ओर सरकता आ रहा था। 3 बज गए थे, लेकिन काम अभी शुरू भी नहीं हो पाया था। सहसा अंतर के तारों को जैसे किसी ने अनायास ही छेड़ दिया। मैं सहम गई। दरवाजे पर शोभन खड़े थे। घबराहट में मैं उठ पड़ी। किसी तरह मेरे कंठ से शब्द निकले, बहन जी उधर हैं? वे भी शायद अचकचा गए। हल्के से आंखें उठाकर उन्होंने देखा और जल्दी श्रीमती आनंद की तरफ चल गए। सामने रखी हुई पांडुलिपि और भी धुंधली हो गई। कुछ खो जाने की जैसी कचोट मन में उभर आई। उनका ऐसा जाना रुचा नहीं, बल्कि रोकती भी तो कैसे। तभी जैसे एक आश्वासन की तरह श्रीमती आनंद का छोटा बच्चा आया और बोला, मम्मी आपको बुला रही हैं दीदी। जल्दी मेज के कागज समेटे और अंदर आई। हाथ में पकड़ी हुई चाय की प्याली नीचे मेज पर रखते शोभन ने भरपूर आंखों से मुझे देखा। थोड़ा सा अपने आप को चुरा कर मैंने भी उनकी इस चोरी को पहचाना। बातचीत जारी थी, लेकिन बोले जाते हुए शब्दों से अधिक जो अनकहा था वह अंतर में सहेजा जा सकता था। आनंद साहब कमरे में आए। मैंने जल्दी से उठकर उन्हें कुर्सी दी और उसके बाद अंतर में सहेजी हुई उन संवेदनाओं को लेकर वहां से हट गई। बाहर लॉन में ढलती सुनहरी धूप में फॉक्स के नन्हे फूल रेशमी हवा से थिरक रहे थे। चाहकर भी वहां अटके बिना मैं ऑफिस के कमरे में आ गई। फिर बार आंखों से ओझल होते हुए शब्दों वाली पांडुलिपि लेकर बैठी। बैठे कहाँ खो गई मैं खुद नहीं जानती। चेतना जब लौटी, जब मैंने देखा श्रीमती आनंद मेरे पास खड़ी हैं। कुंतल, उन्होंने कहा और फिर अटक गई।
थोड़ी देर जैसे सोच कर बोली, कुंतल, तुमने तो कुछ भी नहीं बताया। तुम भी तो अपनी रुचि बताओ। शोभन साहित्यकार है, प्रतिभाशाली है, समर्थ है, योग्य है। तुम अपना मन खोलो तो आगे बात चले। मन की मधुरता के बावजूद जैसे यातना की यह घुटन फिर आई थी। कहीं अपने मन की मजबूरियों को चमकने लगी तो यह सोचने लगी कि सच तो यह है कि उन मीठे छड़ों के बावजूद निश्चय के किसी छोर पर पहुंचना मेरे लिए आसान न था। संभवतः मन के इस अनिश्चय के कारण मुझे एक बार ऐसा लगा कि उन सबका मुझ में इतनी रुचि लेना ज्यादती है, लेकिन नहीं करने लायक मनस्थिति नहीं थी। वे कहती जा रही थी कि शोभन का भविष्य उज्जवल है, तुम सुखी हो सकोगी। घर पर केवल उसकी विधवा माँ है और वह एकलौता बेटा है। स्वभाव बच्चों का सा सरल है। मन में स्वप्न थे, आकांक्षाएं थी, कुछ नहीं था तो निश्चय। हो सकता है संकोच ने ही निश्चय को दबा रखा हो। सूरज डूबने को हो रहा था, शाम गहरा आई थी। संस्कार पावों को घर की ओर खींच रहे थे, लेकिन अंतर्मन मुझे ढूंढे नहीं मिल रहा था। ये थी शुरुआत एक ऐसे पौधे की जो यत्न से उगता है, लेकिन यत्न से आरक्षित भी किया जा सके ऐसा नहीं हो सकता। हर रोज विश्वविद्यालय से क्लास लेकर लौटकर वे ऑफिस आते, एक क्षण जैसे भटक कर मेरी मेज की ओर आ निकलते और फिर श्रीमती आनंद की ओर जा निकलते। वहां से उनका बुलावा चाय के लिए आता, फिर वही चाय, वही दृष्टिपात, वही संकोच, वही मौन संभाषण। आदमी की सामाजिकता का एक पहलू शायद ये भी है कि वह पारिवारिक संलग्नता या कमिटमेंट से तो बिल्कुल दूर भागता है, या फिर उसे ओढ़ता ही चला जाता है। और ये बात अधिक सच होती है नारी के संदर्भ में। श्रीमती आनंद की स्थिति लगभग यही रही होगी। हो सकता है कि अपने लेखक पति द्वारा सामाजिकता को बात बात पर काट कर ही जीते चलने के कारण वे ये निर्णय ले बैठी हों कि मेरे सामाजिक बंधन को सफल बनाकर वे उसकी क्षतिपूर्ति कर लेंगी। मैंने ध्यान दिया कि पिछले कुछ दिनों से श्रीमती आनंद अतिथि सत्कार के अपने नियमित कार्यक्रम की उपेक्षा कर रही थी। बड़े प्रयत्न के बाद उन्हें मेरी हाँ मिल गई। बड़े उत्साह से उन्होंने 10 दिन आनंद साहब को मेरी स्वीकृति के बारे में सूचना दी थी। दरवाजे पर लटकते पर्दे की हल्की फांक से चुपचाप संकुचित आंखों से मैंने देखा था। आनंद साहब ने सुना तो उनके चेहरे पर एक क्षण के लिए अपरिचित प्रतिक्रिया की परीक्षाएं तैरी थी। फिर तुरंत ही खिलकर उन्होंने श्रीमती आनंद को बधाई दे दी। वे बड़े विस्तार से कहती रही कि शादी में वे किसे किसे बुलाएंगी और क्या क्या करेंगी। तभी आनंद साहब ने उन्हें याद दिलाया था कि कुंतल के अपने माँ बाप की मर्जी भी तो जाननी होगी। कुंतल के माँ बाप की मर्जी? श्रीमती आनंद थोड़ी सी चिंतित हो उठी थी। आखिर वह काम भी निपटाने के लिए वे स्वयं आई थी मेरे घर। माँ से पूछा था, कुंतल के पापा कब आ रहे हैं? अभी तो आने में कई रोज हैं, माँ ने कहा था। इस पर श्रीमती आनंद ने उनका पता लेकर लिखा। फिर बहुत आत्मीयता के साथ माँ से कहा कि अगर उन्हें ऐतराज न हो तो वे कुंतल की शादी के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। कुंतल की शादी के बारे में? मैं वहां से उठकर जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर अपने कमरे में आ गई। मुझे मालूम हुआ कि उस दिन भी उन्होंने माँ से शोभन के बारे में वही सब कुछ कहा था। माँ ने उन्हें कह दिया कि ऐसे लड़के से शादी हो तो वे स्वयं भी चाहेंगे, लेकिन फिर भी पक्की बात तो तभी की जा सकेगी जब कुंतल के पिताजी आ जाएं और शोभन को देख ले। श्रीमती आनंद अंदर ही अंदर थोड़ी सी असंतुष्ट हो गई। उनका उत्साह कुछ टूट गया था। वे आगे जब तक बात करती रही उनका मन कुछ बुझा बुझा सा रहा। वे चलने लगी तो मैं भी नीचे आ गई, द्वार तक उन्हें छोड़ने गई। हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया तो लगा वे कुछ बहुत अनकहा लेकर जा रही हैं। वे दिन विचित्र होते हैं। देखते देखते अंतर्मन का न जाने कितना कुछ अनायास बदल जाता है। मैंने पाया कि मैं सहसा बदल गई। ऊपर से नीचे तक हर पांव के चाप से जैसे कुछ शब्द निकलने लगे। बचपन का चुलबुलापन और शरारतें जाने कब गायब हो गए थे। एक अविराम चुप मेरे ऊपर छा गई थी। चलते समय लगता कि कहीं कुछ हिल जाएगा और टूट जाएगा। मेरे चारों ओर पारदर्शी शीशे के तारों के पर्दे खड़े हो गए थे। उनमें जाने कितने स्वर थे। हर सांस से वे संवेदनशील हो उठते थे। ऐसा लगता था कि कंठ से कोई स्वर निकलते ही वह उन तारों में गुंजरित होगा और जाने कहाँ पहुंच जाएगा। एकांत, निर्बाध एकांत मेरा अपना घर बन गया। कुछ भी शब्दों में न बोला जाकर भी मेरे मन एकांत के बीच उन दिनों जाने कितने गोपन संवाद होते रहे।
श्रीमती आनंद ने मेरे यहाँ से लौटकर पिताजी के लिए एक पत्र लिखा था। पत्र उन्होंने मुझे सुनाया भी था। उन गोपन संवादों में ही एक यह संवाद और जुड़ गया था कि इस पत्र का उत्तर मेरी चाहत का उत्तर बन जाए। 1 हफ्ते के अंदर पापा का उत्तर आ गया था। कुंतल के लिए इतना कुछ किया गया, इसके लिए उन्होंने आभार प्रकट किया था और उन्होंने लिखा था कि वे स्वयं शोभन को देखकर उत्तर देंगे। पिताजी आए, अपने साथ कितना कुछ सामान लाए थे। जीजी का ब्याह होने वाला था, उनके ब्याह की तैयारियां की जा रही थी। आने के साथ पापा इन तैयारियों में डूब गए। क्या कुछ नहीं करना होता है। मेरा मन रह रहकर आतुर हो उठता था। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, आखिर एक दिन मैंने साहस करके पूछा, पापा, श्रीमती आनंद अपने खत के बारे में पूछ रही थी। पापा ने सिर्फ एक गंभीर हूं की और अतिथियों की सूची बनाने में व्यस्त हो गए। आशंका और आतुरता के लंबे लंबे क्षण कैसे बीते मैं ही जानती। दोबारा फिर मैंने वही बात छेड़ी और कहा कि वे बहुत अधिक चिंता में है मेरे बारे में। वे अंतिम रूप से लड़के वालों से बात करना चाहती हैं। ये शब्द कितनी यातना के विस्फोट के बाद निकले होंगे नहीं कह सकती। तभी माँ की आवाज सुन पड़ी। मन आहत हो उठा। मैं सहम गई। अपने आप पर पछतावा भी हुआ क्योंकि माँ नए जमाने को दोष देती हुई कह रही थी कि ऐसी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं लगती। लड़का ये नहीं तो कोई और मिल जाएगा। मैं चुपचाप ऊपर चली आई थी, लेकिन पिताजी दूसरे दिन आनंद साहब के यहाँ गए। आनंद साहब ने शोभन के बारे में सब कुछ बताया था। पापा संतोष के साथ सुनते रहे और तभी बात याद आई थी शोभन की जाति की, और इसी बात पर क्षण भर में सब कुछ बदल गया था। पापा ने अपनी जाति से बाहर मेरी शादी करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। आनंद साहब और उनकी पत्नी हतप्रभ हो गए। वे आहत हो उठे। शायद उन्हें कल्पना नहीं थी कि यह स्थिति पैदा हो सकती है। बहुत भारी मन से श्रीमती आनंद ने कहा था कि पत्र में उन्होंने सभी कुछ साफ साफ लिख दिया था, क्योंकि शोभन से भी हाँ करा ली थी और इसीलिए उनकी स्थिति बड़ी नाजुक हो गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक कहीं जाति का सवाल उठा ही नहीं, वरना ये इतनी गंभीर स्थिति में फंस न जाते। पिताजी क्षुब्ध थे, बल्कि उनकी बातों से लगा था कि वे विजातीय से शादी की चर्चा छिड़ने के बाद अपमानित महसूस कर रहे हैं। उसी क्षोभ के साथ वह उठकर भी चले आए थे। वो रात मेरे लिए बहुत बड़े तनाव की रात थी। रात भर नींद नहीं आई। मन जाने कितने गहरे डूबता रहा। सुबह शरीर की नस नस में तनाव था। पोर पोर टूट रहा था। मन न होने पर भी उठी, नहाया धोया, किसी तरह नाश्ता करके ऑफिस जाने को नीचे उतरी। तभी पीछे से आवाज सुनाई दी। बहुत गंभीर आवाज में पिताजी मुझे बुला रहे थे। मैं ठिठक कर खड़ी हो गई। उसी तरह सधी और खुश आवाज में वे बोले, कुंतल, आज से तुम वहां नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहता कि हमारी पारिवारिक शांति कोई आदर्शों के नाम पर भंग करे। मैं जड़ होकर सुनती रही। एक एक शब्द में तेजाब भरा हुआ लग रहा था। मुझे लगा कि मेरे रोए रोए को कोई चीर रहा है। रोना नहीं आया, बल्कि टूटन का एक बादल घिरता चला गया। उन्हीं पैरों वापस लौटी और ऊपर अपने कमरे में आ गई। आशंकाएं और उत्तेजनाएं मन में घिरती उमड़ती रहीं और विवश होकर मैं रो पड़ी। उस एकांत में मैं कब तक रोई नहीं जानती। माँ मेरी चारपाई के पास खड़ी थी। मुझे रोते हुए निश्चय ही उन्होंने देखा था, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। चारपाई पर उन्होंने कुछ लिफाफे रख दिए और बोली, लिस्ट से देखकर इन पर पते लिख देना। वे चली गईं और मैं बैठी रही। बैठे बैठे निश्चय की एक धुंधली सी छाया उभरी। उसी तरह उठकर नीचे आई। बिना किसी ओर देखे आंगन में रुककर मैंने कहा, काम पर जाना नहीं है, लेकिन हिसाब किताब संभालना होगा, इसलिए आज जाना ही पड़ेगा। माँ ने सुना, पिताजी ने भी सुना, लेकिन उत्तर किसी ने नहीं दिया। मैं धीरे धीरे बाहर आ गई। आज वह ऑफिस पहले वाला ऑफिस नहीं था। आज वह मेरा ऑफिस नहीं था। वहाँ की धूप, वहाँ की हवा, वहाँ की वातावरण में घुली हुई स्मृतियाँ, वहाँ का कुछ भी मेरा नहीं था। विवशता मेरे कंठ में घुटती रही और आंखों से आंसू छलक आए। धीरे धीरे ऑफिस का सामान ठीक किया, ड्रॉवर से निजी वस्तुएं बाहर निकाली। मन फिर कचोट गया। कागजों के ढेर के बीच मखमल की जिल्द पर एक रुपहला अक्षर चमक रहा था, के यानी कुंतल। कुंतल को शोभन की ओर से एक भेंट। मखमल से मढ़ी शोभन की पहली किताब। 14 मार्च को संवेदनाओं की बहुत छोटी सी कथा को उपहार देने के लिए ही क्या नीली भेंट दी गई थी। उस दिन होली थी। लाल, पीले और जाने कितने रंगों के अबीर लेकर आए उस पर्व को पहली बार एक स्नेह स्पर्श प्राप्त हुआ था।
उसी दिन परिणय के प्रतीक के रूप में यह नीली भेंट शोभन ने दी थी। डूबता सूरज आसमान से धरती तक केसरिया रंग बिखेर रहा था। हंसी और रंग में डूबे हुए थे शोभन। खुद मैं साहस नहीं कर पाई थी, इसलिए रंग देकर बेबी को भेजा था कि वह शोभन को रंग दे। रंग से चौंक कर शिकायत और कृतज्ञता मिली भावना से मेरी ओर देखा। थोड़ी देर बाद जाने कब चुपचाप हो आए। हथेलियों में रंग लगा था, विवश में प्रतिरोध कर नहीं पाई। दोनों हथेलियों का वह रंग मेरे गालों को और अधिक लाल कर गया। उस दिन का वह रंग कई रोज तक रहा और उसके बाद उतर कर भी नहीं हुआ। किसी चीज को रंगना कितना आसान है, लेकिन रंग चढ़ जाए तो क्या आसानी से उतरता है। लज्जा के उस आरक्त रंग के साथ क्या क्या यह मखमली संवेदनाएं समेट कर रखी जा सकती हैं। रखकर होगा भी क्या, लेकिन स्नेह का प्रसाद क्या किसी कृतज्ञ ने ही फेंका होगा। क्या मुझसे कृतज्ञ बना जा सकेगा। उस भेंट को यत्न के साथ मैंने कागज में लपेट दिया, मेज की ड्रॉवर सावधानी से बंद की और धीरे धीरे अंदर आ गई। श्रीमती आनंद पलंग पर लेटी थी। ऐसा लगा एक ही दिन में वे बीमार हो गई। उनके मन को और सम्मान को चोट पहुंची थी, इसमें संदेह नहीं था। मैं धीरे से उनके पास बैठ गई। उन्होंने मेरी ओर देखा, मैंने भी उनकी ओर देखा। मैं भी कुछ न बोल सकी, वे भी मौन ही रही। तभी मैंने देखा आनंद साहब शोभन के साथ अंदर आए। शोभन आशंकित तो नहीं लगे, लेकिन थोड़ा सा चकित अवश्य थे। इस तरह बुलाए जाने का कारण क्या हो सकता है। हमेशा की तरह हाथ जोड़कर उन्होंने नमस्कार किया, लेकिन आज मुझे लगा कि प्रति नमस्कार के लिए उठते मेरे हाथ जैसे बेजान हो गए हैं। किसी तरह उठकर मैंने 2 कुर्सियां उनकी ओर खींच दी। बैठने के लिए शोभन ने महसूस किया कि वहां कुछ असाधारण है। कम से कम वातावरण सहज तो नहीं थी। उनके चेहरे पर एक विवश प्रश्न चिन्ह उभर आया। बहुत सावधानी के साथ आनंद साहब से बात शुरू की। एक एक वाक्य सहेज कर बोलते हुए उन्होंने पिछले दिन जो कुछ बीता था उसका वर्णन किया। बात समाप्त होने के बाद वहां सन्नाटा छा गया। साहस करके हल्की सी निगाह उठाकर मैंने देखा तो लगा कि शोभन यातना की किन्हीं गहराइयों से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद उनका वह प्रश्न चिन्ह मेरी ओर उन्मुख हुआ। कुंतल, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें भी तो कुछ निर्णय लेना होगा। मैं क्या निर्णय लूं? मुझे तो आज के बाद घर के बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं है, मैंने भर्राए हुए गले से कहा और रो पड़ी। श्रीमती आनंद ने उठकर मुझे उठाया और बाहर ले चली मुंह धुलाने। आनंद साहब बोले, हिम्मत रखने से काम चलेगा कुंतल, ऐसे रोने धोने से क्या होगा। शांत होकर मैं बैठी तो बात शुरू हुई कि आगे क्या किया जाए। श्रीमती आनंद ने कहा, मन में स्पष्ट होकर बताओ। ऐसी परिस्थिति में माँ बाप ने जो कुछ कहा है उससे बंध कर चलोगी या स्वतंत्र होकर कुछ निर्णय लोगी। अगर स्वतंत्र होकर कुछ निर्णय लेना है तो निश्चय ही साहस खोकर काम नहीं चलेगा। थोड़ी देर के मौन के बाद फिर उन्होंने कहा, शायद तुम इसे अनधिकार चेष्टा मानो, लेकिन अन्यथा न मानो तो एक बात कहूं, तुम गाय नहीं हो, पढ़ी लिखी लड़की हो। तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हें कहीं बांध दे कोई, ये संभव नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे घर में कैद कर देंगे तो मैं कर भी क्या सकूंगी। वातावरण और गंभीर हो उठा। गंभीरता के उसी वातावरण में एक साहसिक योजना बनी थी। उसे मैं षड्यंत्र नहीं कह सकती, उसे मैं दुर्भिसंधि भी नहीं कह सकती। हाँ, आज लगता है कि उस योजना में दुर्भिसंधि ही थी, भाग्य की दुर्भिसंधि। उस योजना की संपूर्ण परिकथा अपनी पूरी नाटकीयता के साथ सावधानी पूर्वक लिखी गई थी। नाटक की पृष्ठभूमि थी उस दिन से 15 दिन बाद की वह घड़ी, जब मेरी बहन की बारात आने वाली थी। उस नाटिका का अगला कदम ये था कि विवाह के उसी शोर के बीच मैं कमरे से बाहर आ जाऊंगी, चुपचाप। बारात की हलचल ने शायद ही किसी को मेरे बाहर आने का पता चले। घर के बाहर अस्त व्यस्त भीड़ से थोड़ा सा अलग मिलेंगे आनंद साहब और उनकी पत्नी। वहां से तुरंत मैं शोभन के एक मित्र के साथ घर पहुंचूंगी। वहां मंडप पहले से ही तैयार होगा। कुछ कपड़े, सिंदूर और अंगूठी की भेंट के साथ पंडित विवाह संपन्न करा देगा। योजना प्रभावशाली थी, इसमें संदेह नहीं। उसके एक एक पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया गया। अंततः शोभन ने एक सवाल किया सीधे मुझसे, कुंतल जी, आपने पूरी तरह सोचकर सब कुछ किया है। साहस आवश्यक होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपका साहस बीच में टूट जाए। वैसी स्थिति में हमारा भविष्य जो हो, आपको भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। योजना का एक एक चरण किसी चलचित्र की तरह मेरे मानस पटल पर आ रहा था।
हर चरण के साथ आशंकाओं के बादल गिरते आ रहे थे। उस दिन का कल्पना चित्र एक क्षण के लिए मेरी आंखों के सामने तैर गया कि कैसे इस घटना के घटते ही शहर में एक बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। योजना पूरी हो चुकी थी, योजना के पात्र भी निश्चित कर चुके थे। सहसा आनंद साहब ने अपनी पत्नी से कहा कि अब थोड़ी देर इन दोनों को अकेले में एक दूसरे का मन आंख लेने दो। वे दोनों बाहर चले गए। हम आशंकाओं से लड़ते हुए वहीं बैठे रहे। बहुत लंबी खामोशी के बाद शोभन ने जैसे साहस बटोर कर मुझसे पूछा, कुंतल जी, मैंने जो कहा था कोई शंका हो तो अभी से कह दें, ताकि हम सब मिलकर उसका कोई हल खोज लें। संकोच या संदेह से काम नहीं चलेगा। एक बात जो बहुत देर से मेरे मन में घूम रही थी मेरी जबान पर आ गई। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर आ जाऊंगी, लेकिन आपके घर वालों ने यदि मुझे स्वीकार न किया तो क्या होगा? एक बार आकर फिर वापस लौटना तो संभव न होगा। शोभन ने सुना और गंभीर होकर बोले, देखो कुंतल, अगर तुम सब कुछ छोड़कर आ जाओ और मैं उस समय तुम्हारा साथ न दे सकूं तो मुझसे अधिक कायर और नीच कौन होगा? विश्वास करो कुंतल, मैं आजीवन तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं आजीवन तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। गिनती के एक कुछ शब्द जीवन की एक नई परिभाषा होते हैं, एक नया आश्वासन है। वह उस दिन मैंने जाना। नाटक की परिकथा की इस उपहंसार के साथ शाम गहरा गई। तन मन इतने भारी हो आए थे कि कहीं उठकर जाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी वापस लौटना ही था। अभी आशंकाओं को किनारे रखकर आशा भरी 2 अंजुलियां जोड़कर उठ पड़ी। घर तक का रास्ता न जाने कितना लंबा और अंधेरा महसूस हुआ। रह रहकर लगता जैसे कोई अनहोनी पीछा कर रही है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा आजीवन। शब्द गूंजते और मैं संयत होकर आगे चल पड़ती। उस लंबे रास्ते के साथ साथ मेरी यातना भी बढ़ती जा रही थी। मानसिक तनाव ने थोड़ी देर में ही मेरे रक्त में ज्वार फैला दिया था। रात बिल्कुल ही नींद नहीं आई। रह रहकर प्यास लगती और ठंडा पसीना छूट जाता। सुबह मुझे तेज बुखार था। सारा घर तैयारियों में व्यस्त और बुखार और आशंकाओं की तपती हुई मैं अकेले बिना कुछ खाए कमरे में सारा दिन पड़ी रही। बुखार उतर आया लेकिन मन स्वस्थ नहीं हुआ। खाना आता और मैं अनछुआ ही लौटा देती। एक दिन सुना पिताजी क्षुब्ध होकर कह रहे थे, मर जाने दो उसको, अगर वह समझती है उसके भूखे रहने से हम झुक जाएंगे तो नहीं होगा। उस अवांछित भूख हड़ताल का 6ठा दिन भी बीत गया। भूख, मानसिक तनाव, आशंकाओं और स्वजनों के विरोध से मन टूट रहा था। मन की उस टूटन से कहीं निष्कृत नहीं थी। स्वजनों के जिद ने मेरे निश्चय को और अधिक कठोर कर दिया था। लगता था जैसे मृत्यु के पहले मुक्ति नहीं है। घुटन और टूटन के उन क्षणों में मुक्ति का वह विकल्प बार बार आंखों के सामने नाचने लगा। मन कहता कि या तो कोई प्राण घातक चीज हृदय के गहरे उतर जाए या फिर ऊंचे से गिरकर आपको कोई चूर कर लो। किसी तरह घिसट कर बिस्तर से उठी और बारजे तक पहुंच गई। बस यही है वह क्षण मुक्ति का, यातनाओं सहित अपने आप को अव्यक्त में समाहित कर देने का क्षण। बस निश्चय करना होता है, अंतिम निश्चय। इस बारजे से नीचे ही है मुक्ति। लेकिन तभी समूचा दृश्य सहसा तरल होने लगा। तरल होकर धूमिल हो गया। निश्चेतना के पर्दे आंखों पर उतर आए। आत्महत्या की प्रार्थनी शरीर की टूटन से विवश मूर्छित होकर बारजे से लटक गई। कितनी देर वह मूर्छा रही मैं नहीं कह सकती। सहसा जैसे अमृत स्पर्श आंखों पर महसूस हुआ। बारजे से नीचे बहते हुए उस जन प्रवाह में वह अमृत बिंदु एक परछाई की तरह दिखाई दिया। एक क्षण के लिए लगा कि वह मेरा स्वप्न है, लेकिन वह बंद आंखों का स्वप्न नहीं था। मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। शब्द गूंजे और मैंने देखा कि वहां नीचे सड़क के किनारे उस पार शोभन, मेरे आश्वासन की मूर्ति। मन में यही सोच नहीं पाई कि यह सत्य है या दिवा सपने, लेकिन यह भ्रम नहीं था, सत्य था। सत्य के अलावा और किसमें इतने शक्ति हो सकती है कि मन की टूटन को इस तरह सहेज सहला सके। आश्वासन का ऐसा सत्य अगर अनायास आ जाए तो संवेदनाओं को इतना हल्का कर देता है कि व्यक्ति सहज ही मूर्ति हो जाए। लेकिन यातना के भार से मूर्छित व्यक्ति इस हल्केपन से जीता है। मैं उस क्षण में जी गई थी। उसी एक क्षण ने मेरी जीवन शक्ति को नया आश्वासन दे दिया। निराहार के द्वारा जीवन की बाजी लगाई तो किस लिए? शायद उसी एक आकृति के लिए। चेतना लौट आने के बावजूद मैं मंत्रबिद्ध थी, खड़ी रह गई। तभी पीछे से छोटी बहन ने मुझे टोका। वो अपने ही उत्साह में थी।
उत्साह के उस शिखर के नीचे आए बिना ही उसने कहा, धूप में वहां क्या देखा जा रहा है दीदी, मालूम है इस तरह बुखार आ जाएगा। तुमने भी अपनी अजीब हालत बना रखी है। मन कठोर हो आया। मुझे लगा कि उसके उत्साह ने मुझे आहत और किसी सीमा तक आतंकित किया। शोक की एक लहर ऊपर से नीचे तक दौड़ गई। चाहा कि उसे कोई कड़वी बात कहूं, लेकिन मन को रोक नहीं पाई। सिर्फ इतना ही कहा, बहुत बोलना अच्छा नहीं लगता, अपना काम देखो। वह अचकचा कर चुप हो गई, धीरे धीरे वापस लौट गई। कुछ क्षणों का हुआ व्यवधान भी मुझे खल गया। लौट कर देखा, नीचे वहां की आकृति नहीं थी। बहुत भारी मन लिए हुए मैं लौट आई और पलंग पर लेट गई। जाने कितनी देर तक मैं सोई होंगी। नींद खुली तो देखा कमरे में माँ और पिताजी दोनों ही मौजूद हैं। अपने मन के निश्चय के बावजूद उनका उस समय वहां होना मुझे आतंकित कर गया। सीधे आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आंखों की कोर से जो कुछ देखा उससे लगा पिताजी स्वयं भी कुछ कहने के लिए शब्द खोज रहे हैं। अपने आप को बहुत संयत करके उन्होंने गिने चुने शब्दों में फिर वही बात दोहरा दी जो अब तक कहते आए थे। हाँ, उन शब्दों में दंश पहले से कम था। उन्होंने कहा कि इतनी प्रतीक्षा के बाद हंसी खुशी का दिन आया है, घर में पहली शादी है, गाना बजाना और खुशियां होनी चाहिए, जबकि तुमने अपने आप को ही नहीं और सबको भी सता रखा है। जरा दीदी का तो ध्यान दो, आखिर वो क्या सोचेगी? यही ना कि तुम्हें उनके विवाह की खुशी नहीं है। माँ के स्वर में और अधिक कोमलता थी। उन्होंने जैसे पिताजी की बात का ही उपसंहार करते हुए कहा, कुंतल उठो और नहा धो लो, कपड़े बदलो और नीचे चलो। संभव है कि उन्होंने उत्तर की अपेक्षा की हो, लेकिन उत्तर हो क्या सकता था? ये तो समझौता भी नहीं था। केवल आत्मसमर्पण के लिए ही तो यह उपवास नहीं किया था ना। थोड़े से अंतराल के बाद माँ ने धीमे स्वर में बताया कि रिश्तेदार आ चुके हैं, वो सब क्या सोचेंगे? रस्में होती हैं, ऐसे समय तुम्हारा यहाँ पड़े रहना लोगों को कैसा लगेगा? इसके बाद बहुत सावधानी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनकी इच्छा है कि इस शादी से निपट जाने के बाद मुझे लेकर दिल्ली चली जाएंगी और इस तरह दूरी और समय का अंतराल घावों को भर देगा। संभव है कि इस तरह घाव भरे जाते हों, लेकिन कटा हुआ और कुछ जुड़ा हुआ तो नहीं। कैसे यह संभव होगा कि मैं अपने अस्तित्व का आधा हिस्सा काट कर जी लूं? और कुछ भी हो, ये वो जीवन तो नहीं। थोड़ी देर तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। सन्नाटा विस्फोटक भी था, जैसे आधी आने से पहले घुटन बढ़ रही हो। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से कोई बाहर आ गया है और मेरे अनुशासन से छूटकर बोलने लगा है। शब्द तो मेरे ही थे। उस क्षण उन पर क्या प्रतिक्रिया हुई होगी ये तत्काल नहीं जान पाई थी। बहुत दृढ़ स्वर में मैंने उनसे कह दिया कि अगर मेरे और शोभन के बीच दीवार खड़ी की गई तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। संभव है दीदी जिस समय मंडप में हो, मैं इस घर से दूर जा चुकी होंगी। वे शब्द नहीं बाढ़ थे, अब यह मुझे लगता है। उन बाढ़ों से वित्त होकर व्यथित मन से पिताजी ने अस्फुट स्वर में केवल इतना ही कहा, बस करो, अब बस करो, इसी दिन के लिए तुम्हें जन्म दिया था ना। इतना कहकर वे माँ के साथ उठे और बाहर चले गए। तभी जैसे कुछ उन्हें याद आ गया, बिना मेरी ओर देखे बोले, एक बात सुन लो कुंतल, तुम्हें तो इस समय कुछ सोच नहीं रहा। रोमांटिक हो कि वह कवि और लेखक है, लेकिन इसलिए यह कहता हूं कि वह आज जो तुम पर इतना प्राण दे रहा है, कल उसकी संवेदना किसी और के साथ भी हो सकती है। ठीक है पिताजी, अगर वह दिन भी आ गया तो आपके घर लौट कर नहीं आऊंगी, चाहे कहीं भी चली जाऊं। वे दो क्षण हतप्रभ खड़े रहे, फिर धीरे धीरे नीचे उतर गए। उनके जाने के ढंग से लगा था कि जैसे उनके मन के अंदर कहीं कुछ टूट गया हो। सारे घर में वैसे ही भयानक उदासी छाई थी। थोड़ी देर के बाद मैंने सुना मेरे होने वाले जीजा जी को बुलाया गया। समस्या उनके सामने भी रखी गई। पिताजी उनसे बार बार पूछ रहे थे, अब आप ही बताइए, समझाएं कैसे, अब क्या किया जाए। जीजा जी इस समय कर भी क्या सकते थे। हाँ, उन्होंने इतना अवश्य कहा कि आपको पहले से बताना चाहिए था। बता देते तो हो सकता है कि मैं समझा सकता, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो सुनकर मेरे थके हारे टूटे हुए मन में एक पुलक भर गई। उन्होंने कहा, पिताजी ये मुझसे पूछिए, लड़का बुरा नहीं है, बल्कि ऐसे लड़के कम ही मिलेंगे। मैं जानता हूँ उसे, अच्छा लेखक है, कई किताबें छप चुकी हैं। और फिर ये भी सोचिए, जैसा कुंतल ने कहा है, अगर कहीं वैसा ही कर बैठी तो। वैसे आप बड़े हैं, जो चाहे करें।
बहुत देर तक सन्नाटा छाया रहा और उसके बाद जैसे एक विस्फोट की तरह पिताजी ने ऊंची आवाज में कहा, ठीक है, वही जीती, मैं हार गया। बुला लो उस धूर्त को, मैं बात कर लेता हूँ। भावनाओं के अतिरिक्त बाकी सब ज्यों का त्यों था। कई दिनों के उपवास के बाद अभी तक मुंह में एक दाना नहीं गया था, लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे सब कुछ हरियाली से भर गया हो। हवा में सुगंध आ गई है, खोए हुए प्राण मुझे मिल गए हैं। शोभन आए, उनके साथ उनकी माँ भी। जीजाजी ने जल्दी से उन्हें बैठाया। हाँ, माँ और पिताजी का असंतोष पिघल नहीं सका। उन्होंने संभवतः उन्हें नमस्कार तक नहीं किया। मेरे आश्वासन के क्षण अभी सीमित ही थे। बहुत तेजी के साथ क्षोभ से कांपते हुए पिताजी ऊपर आए। सहसा बोले, क्या देखा था तुमने उस लड़के में? अभी भी न कर देती बेटा, अभी भी समय है। क्यों हम सबकी इज्जत धूल में मिलाने पर लगी हो? मैं उठ खड़ी हुई। मेरा खोया हुआ साहस लौट रहा था। मैंने कहा, पिताजी वह जैसे भी हैं मेरे हैं। इतना कहने के बाद सहसा जैसे भूचाल आ गया। वे क्रोध से फट पड़े। सहसा जैसे उन पर क्रोध का पागलपन सवार हो गया। आसपास जो कुछ भी दिखा उठा उठाकर मुझ पर पटक दिया। जब कुछ भी हाथ न आया तो दोनों हाथों से मेरा गला दबाने लगे। अगर यही बात है तो यह शादी होने के बजाय मैं तेरे प्राण ले लूंगा। माँ ने किसी तरह मुझे उनसे छुड़ाया। ऊपर के इस शोर से घबरा कर जीजाजी आ गए। जैसे तैसे खींच कर वे पिताजी को नीचे ले गए। माँ ने मुझे उठाकर उन्हीं मैले कुचैले कपड़ों में नीचे लेके गई। शोभन उठकर खड़े हो गए। उनकी माँ ने आगे बढ़कर मुझे बाहों में ले लिया। आंखों में आए हुए दर्द के आंसू मैंने रोक लिए। शोभन की माँ का स्नेह उमड़ रहा था। वातावरण के दुखद होने के बावजूद उनका उत्साह उनके चेहरे पर उतर आया था। मुझे अपने पास बिठाकर उन्होंने रुमाल से जल्दी जल्दी एक डिबिया खोली। डिब्बी में एक अंगूठी थी, रंगीन मीनेदार। यत्नपूर्वक कांपते हाथों अंगूठी को उंगली में पहनाकर उन्होंने मेरा हाथ अपने करीब खींचकर चूम लिया। लाज से मैं भर सिमट गई। चाहा कि उस क्षण शोभन को नमन कर लूं, लेकिन केवल सिर झुकाकर नीचे रह गई। वही तत्काल बिना किसी औपचारिकता के रूखे स्वर में पिताजी ने सब कुछ तय कर दिया। 15 अप्रैल को कुंतल की दीदी की बारात आएगी। 16 को सवेरे विदा हो जाएंगी। 17 को शोभन 10-15 आदमियों की बारात लेकर आ जाए तो यह झंझट खत्म हो जाए। हमारा मन तो बुझ गया है, जबरदस्ती है, कर देंगे। शोभन ने उनके पांव छूने को हाथ बढ़ाए ही थे कि पिताजी पीछे हट गए। बोले, बस हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हल्के से आंख चुराकर शोभन बहुत गंभीर थे, चुप। मन आहत था। बालों में उंगलियां डालकर जिस तरह वे उन्हें सहेज रहे थे उससे लगा कि वह बहुत अस्थिर हैं। चलते समय शोभन की माँ ने मुझे फिर बाहों में भर लिया और माथा चूम लिया। इसके आगे की कहानी सुनेंगे आप अगले भाग में। धन्यवाद।